आखिरकार पिटारा खुल ही गया। 40 साल बाद 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों पे बनी रिपोर्ट को पेश कर ही दिया। की बड़ी खबर, आज मुरादाबाद दंगों की पेश होगी रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सदन के पटल पर रखी जाएगी मुरादाबाद दंगे की जांच रिपोर्ट। जस्टिस MP सक्सेना कमीशन के इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही 43 साल से दबाया हुआ वो सच उजागर हो गया जो ये साबित करता है कि 13 अगस्त 1980 में भड़का ये दंगा पूरी तरह से प्री प्लान था। 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगे का जो सच अब सामने आया है वो साबित करता है कि ये दंगे सोची समझी साजिश के तहत करवाए गए थे। भारत का लेफ्ट इकोसिस्टम गुजरात के दंगों पे बोलते नहीं तकता। मगर मुरादाबाद के दंगे को लेकर 43 साल तक मुंह पे फेविकॉल लगाए बैठे हुए थे, जहां लोगों की मौत का अनऑफिशियल डेटा 2500 भी बताया जाता है। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट का कंटेंट क्या है, कौन दोषी है और किसे बरी किया गया, मुरादाबाद में आखिर उस दिन हुआ क्या था और इस रिपोर्ट को 40 साल बाद क्यों लाया गया, जबकि ये रिपोर्ट तो 20 नवंबर 1983 में ही सबमिट किया जा चुका था। और इस रिपोर्ट के दब जाने से किनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक दंगा जिसने 83 लोगों की जान ली और 112 बुरी तरह से घायल हुए, उसका सच बहुत पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। मगर देर से ही सही ये सच तो सामने आया कि ये कॉन्स्पिरेसी था और इसे अंजाम दिया था मुस्लिम लीग के डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन ने। जस्टिस MP सक्सेना कमीशन की 498 पन्नों की रिपोर्ट 8 अगस्त को यूपी विधानसभा में पेश होने के बाद सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि मुरादाबाद दंगे में कोई भी सरकारी अधिकारी या हिंदू कार्यकर्ता शामिल नहीं था। कमीशन ने 20 नवंबर 1983 को ही मुरादाबाद दंगों की विस्तृत जांच की रिपोर्ट सौंप चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने अब इस रिपोर्ट को यूपी विधानसभा में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में पेश किया है। रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि दंगों में कोई भी नौकरशाह, हिंदू संगठन, RSS, BJP और अधिकारी शामिल नहीं थे और यहां तक कि ईदगाह पर इकट्ठा हुए आम मुसलमानों का भी हिंसा भड़काने का कोई इरादा नहीं था। मुस्लिम लीग नेता शमीम अहमद खान, हामिद हुसैन और उनके समर्थक मुरादाबाद ईदगाह में हिंसा भड़काने में शामिल थे। जी हाँ, ये वही मुस्लिम लीग है जिसके साथ केरला में कांग्रेस का अलायंस है और जिन्ना वाली मुस्लिम लीग का एक्सटेंशन है। नेशनल लेवल पे ये पार्टी UPA का हिस्सा भी है। इनकी कट्टरता और पॉलिटिकल एम्बिशन का आलम यह था कि मुस्लिम लीग के ये दो महानुभाव दंगे को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। प्लानिंग पूरी हो चुकी थी कि दंगे के जरिए एक डिसरप्शन क्रिएट कर दे और इसका जिम्मेदार वाल्मीकि समाज को ठहरा दिया जाए। हामिद हुसैन और फजलुर रहमान द्वारा मुरादाबाद के कटघर इलाके में वाल्मीकि समाज के लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश को लेकर 2 FIR दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है, जांच के बाद पता चला कि FIR शमीम और हामिद द्वारा दंगों के लिए वाल्मीकियों को फंसाने की साजिश का हिस्सा था। हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश एक दिन के लिए की गई थी जब ईदगाह में इस्लाम प्रचारकों द्वारा 70,000 से अधिक लोगों की एक बड़ी मुस्लिम सभा की योजना बनाई गई थी। जहां तक सवाल है पुलिस के गोली चलाने का, तो रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ईदगाह में उस दिन पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही गोली चलाई थी। इस फैक्ट के मौजूद होते हुए भी सिचुएशन को गलत तरीके से पेश किया गया। दंगाइयों ने हिंदुओं और सरकारी अधिकारियों पर हमला तो किया ही, पुलिस से भी हथियार और गोलियां छीन ली गई। जरूरत के हिसाब से ही बल प्रयोग किया गया था।
अगर पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की होती तो अव्यवस्था चरम पे होती और जनजीवन और संपत्ति की अपार क्षति होती। बल प्रयोग न तो अत्यधिक था और न ही अपर्याप्त। अधिकतर लोगों की मृत्यु भगदड़ के कारण हुई थी और इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। रिपोर्ट का अंत इस निष्कर्ष के साथ किया गया है कि ईदगाह के पास सुअर को ठिकाने लगाने का कोई सबूत नहीं मिला है। मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा दंगा भड़काने के उद्देश्य से ही इस अफवाह को फैलाया गया था। वैसे तो ये रिपोर्ट 1983 में ही सबमिट कर दिया गया था, मगर इसे दबा दिया गया। आखिरकार 40 साल और 15 चीफ मिनिस्टर्स के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने इसी साल के 12 मई को हुए कैबिनेट मीटिंग में इस रिपोर्ट को सामने लाने का फैसला लिया। मगर 1980 के अगस्त महीने में उस मनहूस दिन को क्या हुआ था जो जस्टिस MP सक्सेना के नेतृत्व में कमीशन ही बिठा दिया। मार्च 1980। इस दंगे का नींव मार्च में ही रख दिया गया था, जब एक दलित लड़की का कथित तौर पर कुछ मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। तब से ही इन दो समुदायों के बीच एक तनाव का माहौल था। अगस्त 1980। स्वाधीनता दिवस में 2 दिन बचे थे। आज़ादी के महोत्सव के जश्न के पहले देश में ईद भी मनाया जा रहा था। यूपी के मुरादाबाद में ईद के दिन सुबह की नमाज ईदगाह में शुरू हुई। करीब 70,000 लोग वहां जमा हुए थे ईद का नमाज पढ़ने के लिए। तभी अफवाह उड़ी कि एक सुअर पास वाली दलित बस्ती से ईदगाह में घुस आया है। अब यहाँ पे 2 थियरीज हैं। पहला तो रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा एपिसोड एक अफवाह है, और दूसरी तरफ कई स्कॉलर्स का ये दावा है कि अशांति फैलाने के लिए मुस्लिम लीग के नेताओं ने जानबूझकर सुअर को ईदगाह में ढकेल दिया था। आग भड़की और भीड़ ने आक्रोश का रूप ले लिया। पत्थरबाजी शुरू हो गया। ये भीड़ दलित बस्ती में घुसकर लूटमार और आगजनी करने लगी। उन लोगों ने पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा। एक PAC कांस्टेबल को जिंदा जला दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DP सिंह को उग्र मुस्लिम भीड़ ने मुरादाबाद के SP और DM के सामने पीट कर मार डाला। देखते ही देखते पूरा मुरादाबाद दंगों की चपेट में आ चुका था। शाम को दंगाइयों ने गल शहीद पुलिस चौकी को आग लगा दी, 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और हथियार भी लूट लिए। अब पुलिस की बारी थी एक्शन मोड में आने का। ऑपोजिशन पार्टीज ने शुरू में ये आरोप लगाया कि अंधाधुंध पुलिस फायरिंग की वजह से लोगों की मौतें हुई। एक तरह से दंगे और दंगाइयों को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी, लेकिन जस्टिस MP सक्सेना के आयोग ने इन दावों को खारिज कर दिया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि DM और सीनियर SP ने पर्याप्त सावधानी बरती थी। जब दंगाइयों ने जान लेना शुरू किया, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों और ADM को भी नहीं छोड़ा, तब ईदगाह पर पुलिस फायरिंग का आदेश दिया गया था। 1980 में 2 और महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। दंगों से कुछ ही हफ्ते पहले VP सिंह उत्तर प्रदेश में CM के पद को ग्रहण किया था, और उसी साल जनवरी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के कुर्सी पे विराजमान हुई थी। मुरादाबाद के दंगे भड़कते ही इंदिरा गांधी ने इस दंगे के पीछे विदेशी हाथ और कम्युनल पार्टीज के हाथ होने का ऐलान कर दिया, और यहीं से शुरू होता है एक ब्लेम गेम और कवर अप। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री VP सिंह यूपी विधानसभा में ये कहा था कि 12 अगस्त को खुफिया विभाग ने जानकारी दी थी कि कोई भी आवारा जानवर अगले दिन अशांति फैला सकता है। जब ईदगाह में मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण सभा जुटने की उम्मीद थी। इस बेसिस पर कई व्यक्तियों को नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, और उनकी रिहाई मार्च 1981 में होली के बाद ही हुई थी। लंबे समय तक हिरासत में रखने को उचित ठहराते हुए VP सिंह ने तर्क दिया था कि उन्हें निर्दोषों की जान या निर्दोषों को हिरासत में रखने के बीच चुनना था। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने विदेशी हाथ का थ्योरी तो दे दिया था, मगर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और इंस्पेक्शन करने के बाद उन्हें अपने ही दावे को वापस लेना पड़ा।
इस दंगे का स्वरूप इतना बड़ा हो चुका था कि 15 अगस्त 1980 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी ने अपने स्पीच की शुरुआत इस दंगे पर दुख जताते हुए किया और दोषियों को सजा दिलाने का ऐलान भी किया था। सहानुभूति उन सब परिवारों के संग है जिनके लोग मरे हैं या चोट लगी है या किसी प्रकार की हानि हुई है। मैं आप सब के तरफ से उनको सहानुभूति देती हूँ और यही कह सकती हूँ कि जिसने भी शरारत की या दोषी है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। 28 अक्टूबर 1980 इंदिरा गांधी सरकार ने 30 नवंबर 1966 के पिछले सर्कुलर को फिर से पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि आरएसएस या जमायते इस्लामी से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। बात करें मीडिया की तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर गिरिलाल जैन और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के कॉरेस्पॉन्डेंट कृष्णा गांधी का ये दावा था कि मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त कुछ क्रिमिनल्स इस दंगे के जिम्मेदार हैं और फैक्ट्स को स्वीकार न करते हुए आरएसएस को दोषी ठहराने के लिए मुस्लिम नेताओं की आलोचना की। मीडिया से ही जुड़े हुए एक पर्सनालिटी, जर्नलिस्ट और पूर्व बीजेपी एमपी एमजे अकबर अपने किताब राइट आफ्टर राइट में जो कहा है इस दंगे को लेकर, वो एक तरह से इस पूरे सिचुएशन को एक बैलेंसिंग मोड पे लेके आने का प्रयास करता है। उनका ये कहना था कि ये घटना एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि एक कट्टर सांप्रदायिक पुलिस फोर्स द्वारा मुसलमानों का एक सोचा समझा क्रूर नरसंहार था, जिसने इसे हिंदू मुस्लिम दंगा बनाकर अपने नरसंहार को कवर अप करने की कोशिश की थी। 1980 के दिसंबर में पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान मुस्लिम लीग के जीएम बनतवाला ने इस दंगे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया और उधर फॉरवर्ड ब्लॉक के चित्तो वासु ने भी सीधे तौर पे स्टेट मशीनरी पर ही एलिगेशन लगा दिया। इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच जस्टिस सक्सेना को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया। नवंबर 1983 आते आते उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके सबमिट भी कर दिया था, मगर किसी भी पार्टी के गवर्नमेंट ने, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी तो शामिल है ही, यहाँ तक कि हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने भी इस रिपोर्ट को सामने नहीं लाया। और आज इतने सालों बाद योगी जी को क्या जरूरत पड़ गई मुरादाबाद फाइल सामने लाने की। सबसे पहला और सीधा सपाट कारण है पॉलिटिकल गेन। अब क्योंकि इस दंगे के समय सेंटर और स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको इस मुद्दे पे घेरना आसान हो जाएगा। दूसरा कारण है ये रिपोर्ट जय मीम जय भीम जैसे वामपंथी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से निरस्त कर देता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस दंगे का नींव दलित मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में ही रख दिया गया था। हमारे देश का लेफ्ट इकोसिस्टम और कांग्रेस ये भूल जाता है कि गोधरा में 59 कार सेवकों को जला के मार दिया गया था, मगर आज तक 2002 के गुजरात दंगों को नहीं छोड़ा है। बार बार इसे उठाते रहते हैं, जबकि मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन 43 सालों तक मुरादाबाद दंगों को लेकर एक शब्द भी नहीं निकला इनके मुंह से। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और आगे बने रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के सही समय पर नहीं निकलने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दंगों में गए जानों का कोई भरपाई हो ही नहीं सकता है, चाहे आप जितना भी कंपेंसेशन दे दें। मगर मुरादाबाद दंगे का सच दब जाने से दो ऐसा भारी नुकसान हुआ है जिनका यहाँ जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। रिपोर्ट दबाने और जवाबदेही तय न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस दंगे में मारे गए अधिकारियों और पुलिस के परिवारों को न कोई अतिरिक्त मुआवजा मिल पाया और न ही आम लोगों को कोई सरकारी मदद मिली।
और दूसरा है पीतल का शहर कहलाने वाला मुरादाबाद से ब्रास इंडस्ट्री का पूरी तरह सफाया हो जाना। महीनों तक दंगे जारी रहने के कारण शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ब्रास इंडस्ट्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि विदेशी ऑर्डर पूरे नहीं हो सके और इसलिए उन्हें दूसरे देशों में भेज दिया गया। इसका सीधा असर उन मजदूरों पर पड़ा जो वहां काम किया करते थे। लगता है लेफ्ट यहाँ सर्वहारा की क्रांति करना भूल गया, या फिर बात कुछ और है। आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। हाँ, लेकिन वीडियो यहाँ समाप्त नहीं होता है। जाते जाते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छोड़े जाता हूँ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। विधानसभा में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन होम मिनिस्टर स्वरूप कुमार बख्शी ने 289 डेथ्स एडमिट किया था। 400 मौतों के लिए कंपेंसेशन दिया गया था, जबकि जीवन के नुकसान का अनऑफिशियल एस्टीमेट 2500 भी हो सकता है। उस दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स योगेंद्र मकवाना ने बीजेपी और आरएसएस पर इस दंगे में शामिल होने का आरोप लगाया। तत्कालीन एमपी सैयद शहाबुद्दीन ने मुरादाबाद फायरिंग को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग कहा था। डीजीपी धर्मवीर मेहता, जो 1980 में मुरादाबाद के एसएसपी थे, ये दावा किया था कि कैंसर का इलाज करने के लिए मुझे मिस्टर पॉइजन बनना पड़ा। गंभीर बीमारियों के लिए सख्त उपचार की ही जरूरत होती है। 1980 में हुए इस मुरादाबाद दंगे के बारे में आपको क्या पता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल की मदद कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।